नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड एग्जाम एवं रीट मेंस की दृष्टि से एक मॉडल टेस्ट पेपर को सोल्व करने वाले साथियों, जिसमें राजस्थान जीके प्लस सामान्य हिंदी व्याकरण से 100 महत्वपूर्ण सेलेक्टेड संभावित क्वेश्चन है साथियों, जिसका हम शानदार तरीके से सोल्व करने वाले साथियों क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी साथी एक बार क्लास को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए साथियों, बने रहिए क्लास के एंड तक। शुरू करते हैं क्लास को। और ये रहा आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। राज्य का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है साथियों? यानी राजस्थान राज्य का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? सिरोही, झालावाड़, जोधपुर, उदयपुर। तो सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? झालावाड़। कौन सा हो जाएगा? झालावाड़। और यदि आपसे कोई पूछे कि सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा है, तो शुष्क में कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाएगा? सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा हो जाएगा राजस्थान का? जैसलमेर। और वर्षा सर्वाधिक कहाँ पे होती है? वो भी झालावाड़ में होती है। और स्थान पूछे तो कहाँ पे हो जाएगी? माउंट आबू। कहाँ हो जाएगी? माउंट आबू। इसको राजस्थान का चेरापूंजी कहते हैं साथियों। किसको? माउंट आबू को। सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू में होती है। और जिला पूछे तो झालावाड़। ठीक है, क्योंकि माउंट आबू विश्व का सबसे आर्द्र स्थान है साथियों। ठीक है, और इधर जिलों के अंदर सर्वाधिक शुष्क कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। यहाँ पे सबसे कम वर्षा। और स्थान पूछे तो स्थान हो जाएगा सम तहसील जैसलमेर, जहाँ पे कितनी 10 सेमी, 10 सेमी से भी कम वर्षा होती है साथियों। और शुष्क स्थान पूछे तो पलौती जोधपुर हो जाएगा साथियों। और जिला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? झालावाड़ अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं? ताम्र नगरी के नाम से राजस्थान का कौन सा शहर जाना जाता है? बूंदी, खेतड़ी, बाड़मेर और टोंक। तो ताम्र नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? वो हो जाएगा अपना खेतड़ी। खेतड़ी शहर को क्या कहते हैं? ताम्र नगरी या कॉपर सिटी। यहाँ पर ये तांबा तांबा एक तो खनन और उत्पादन की दृष्टि से प्रसिद्ध है साथियों। ठीक है, और यहाँ पे एक संयंत्र एच सी एल का संयंत्र यहाँ पे कार्य कर रहा है। HCL मतलब हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ठीक है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेतड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं? राजस्थान का औद्योगिक शहर पूछा है साथियों, तो औद्योगिक शहर कौन सा हो जाएगा? जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। तो कौन सा हो जाएगा? औद्योगिक शहर कौन सा हो जाएगा? कोटा। कोटा को क्या कहते हैं? राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं, क्योंकि कोटा शहर की भारत में बहुत अच्छी पहचान है साथियों। इसे राजस्थान की शिक्षा नगरी, कोचिंग कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी राजस्थान का नालंदा कहते हैं साथियों इसको। और राजस्थान की औद्योगिक राजधानी भी कोटा को कहते हैं। और हाल ही में इसको सिग्नल, यानी जो बत्तियां होती हैं रोड पे, उनसे फ्री किया गया है, यानी इसको सिग्नल फ्री सिटी भी कहते हैं साथियों। और उद्यानों का नगर भी कोटा को ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रसायन, सीमेंट, स्टोन, कपड़ा, उर्वरक, इंजीनियरिंग, बिजली संयंत्रों के औद्योगिक केंद्र है साथियों, इसलिए इसको क्या कहते हैं? औद्योगिक नगरी। और साथ ही एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये भीलवाड़ा है, इस यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इस भीलवाड़ा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक तो वस्त्र नगरी और अभ्रक नगरी। साथ ही मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान भी कौन सा कहलाता है? भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और औद्योगिक शहर कौन सा हो जाएगा? कोटा। ऑप्शन नंबर भी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर भारत के एक पात्र बर्फवृक्ष से संबंधित है साथियों? तो बर्फवृक्ष से संबंधित कौन हो जाएगा? शाकंभरी, बैराट, खाटू श्याम जी और दिलवाड़ा। कौन सा हो जाएगा? खाटू श्याम बाबा। इनका मंदिर कहाँ पे है? इनका मंदिर हो जाएगा सिक्कर। कहाँ पे हो जाएगा? सिक्कर, खाटू गांव के अंदर। और साथियों, खाटू श्याम जी में हमारी भी बहुत ज़्यादा आस्था है इनके प्रति, और आप भी इनमें आस्था रखना। सिलेक्शन जरूर होगा साथियों, और आज ही इनको अर्जी लगा दो, सिलेक्शन होने पर इनके दरबार में एक बार जरूर जाना साथियों। ठीक है, बोल जय श्री श्याम बाबा। ठीक है, तो अपना राइट आंसर होगा खाटू श्याम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध पाकिस्तानी गजल गायक मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे साथियों? कौन से गजल गायक थे जो मूल रूप से तो राजस्थान के थे, लेकिन वह पाकिस्तान में जाकर बस गए? कौन से हो जाएंगे? मेहंदी हसन, गुलाम अली, फरीदा खानम, रोना लैला। तो कौन हो जाएंगे? मेहंदी हसन। कौन हो जाएंगे? मेहंदी हसन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये मूल रूप से राजस्थान के झुंझुनू शहर से थे साथियों, झुंझुनू शहर से थे, लेकिन भारत पाक विभाजन के समय ये कहाँ पे चले गए? ये पाकिस्तान चले गए। और इनको भारत तथा पाकिस्तान दोनों देशों ने क्या किया? सम्मानित किया है साथियों। 2012 में इनका निधन हो गया था साथियों। 2012 में इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। और इन्होंने गजल गाय को विश्व में प्रसिद्धि दिलाई है साथियों। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? गजल गायन को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई है। साथ ही इनकी प्रमुख गजलें में, जैसे इन्होंने बिछड़ने का दौर तो देखा ही था, तो इनकी प्रमुख गजलें अब के बिछड़े हम, इनकी प्रमुख गजलें साथियों। मेहंदी हसन ये कहाँ के हैं? मूल रूप से भारत के, लेकिन पाकिस्तान में जाके बस गए। 2012 में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? साथियों, यहाँ पे कौन सा संगीत हो जाएगा जिसका संबंध राजस्थान से नहीं है? बाहुल, मांगणियार, भोपा और लंगा। तो साथियों, ये बाहुल
मंगनियार भोपाल लंगा में से राजस्थान का संबंध किस संगीत से नहीं है? वो हो जाएगा अपना बाहुल। कौन सा हो जाएगा? बाहुल, ऑप्शन नंबर ए। मंगनियार भोपाल लंगा ये तो राजस्थान के संगीत है, लेकिन ये बाउल ये कहाँ का हो जाएगा? ये हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। कहाँ का हो जाएगा? पश्चिमी बंगाल का। ठीक है, पश्चिमी बंगाल में बाहुल एक संप्रदाय भी चलता है, और ये वहाँ का संगीत का संबंध कहाँ से हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, बाहुल संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली का संबंध राजस्थान से नहीं है? कौन सी चित्रकला शैली है साथियों? क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, कौन सी चित्रकला शैली का संबंध राजस्थान से नहीं है साथियों? अब अपन को राजस्थान की चित्रकला शैलियाँ याद होनी चाहिए, इनमें से कौन सी नहीं है? शेखावाटी ये बिल्कुल है, राजस्थान की है। और हाड़ौती, ये हाड़ौती भी है। मारवाड़ चित्रशैली भी है। लेकिन ये कांगड़ा साथियों कहाँ की हो जाएगी? ये राजस्थान की नहीं होकर कहाँ की हो जाएगी? ये हिमाचल प्रदेश की हो जाएगी साथियों। कहाँ की हो जाएगी? हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, तो अपना राइट आंसर हो गया कांगड़ा शैली कहाँ की हो जाएगी? हिमाचल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? साथियों वस्त्र पूछा है यहाँ पे जिसका संबंध राजस्थान से नहीं है। बाकी तीनों का है। सांगानेरी जयपुर, सांगानेरी लड़िया ये जयपुर का है, इसका संबंध राजस्थान से है। बाड़मेरी प्रिंटिंग का संबंध भी राजस्थान से है। बांधनी ये भी प्रसिद्ध है साथियों, इसका भी राजस्थान से संबंधित। लेकिन कांता ये राजस्थान से संबंधित नहीं है। ये कहाँ से संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा साथियों उत्तरी पश्चिमी राज्यों से, जो 7 सिस्टर राज्य है वहाँ पे ये कांता नामक वस्त्र का प्रचलन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से स्थापित किया जा सकता है? विश्व मोहन भट्ट किस वाद्य यंत्र से संबंधित है साथियों? मोहन वीणा, ड्रम सेट, सितार और सरोद। तो साथियों यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? मोहन वीणा से इनका बिल्कुल सही संबंध हो जाएगा। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। और मोहन वीणा यानी ये एक तरह से गिटार का ही संशोधित रूप है साथियों, जिसका आविष्कार किसने किया था? स्वयं विश्व मोहन भट्ट ने। और भारतीय शास्त्रीय संगीत के अनुकूलित बनाया था साथियों इसको, किसको? मोहन वीणा को। ठीक है, इन्होंने इस वाद्य यंत्र को विश्व स्तर पर क्या दिलाया, यानी लोकप्रिय बनाया। कौन से यंत्र को? मोहन वीणा को। और ये शास्त्रीय संगीत के अनुकूल वाद्य यंत्र है साथियों, शास्त्रीय संगीत के समय इसका प्रयोग किया जाता है। और इसी कार्य के लिए विश्व मोहन भट्ट को कौन सा अवार्ड? ग्रैमी अवार्ड। कौन सा? ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था? जो महाराजा सूरजमल थे इनका अन्य नाम कौन सा है? नाहर सिंह, ये नाहर सिंह है सर। रणजीत सिंह, रतन सिंह, सुजान सिंह। तो क्या हो जाएगा? इनका अन्य नाम हो जाएगा सुजान सिंह के नाम से भी किनको जानते हैं? सूरजमल को। ठीक है, ये इनका बचपन का मूल नाम था साथियों सुजान सिंह, बाद में इनको सूरजमल के नाम से जाना गया साथियों। और इनके और भी अन्य नाम है, जैसे एक तो ब्रजराज, बदन सिंह इत्यादि इनके नाम है साथियों, उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर पड़ा? जो अपना दौसा शहर है आज का दौसा शहर, उसका नाम किस पहाड़ी के नाम पर पड़ा? मानगढ़, अलवर, कमलनाथ, देवगिरी। तो किस पहाड़ी के नाम पर पड़ा था? वो हो जाएगी साथियों यहाँ पे देवगिरी पहाड़ी के नाम पर दौसा शहर का नाम पड़ा। इसी देवगिरी पहाड़ी को नीलगिरी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और ये दौसा शहर है ना, ये कछवा शासक जिनकी पहली राजधानी रहा था, प्रथम राजधानी कौन सा था? कछवा। ठीक है, फिर आमेर, फिर जयपुर हुआ है साथियों। कछवा शासकों की प्रथम राजधानी कौन सा शहर है? दौसा शहर। ये क्वेश्चन पूछा गया साथियों, और ये दौसा शहर का नाम देवगिरी पहाड़ी के नाम पर पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांकली या बंकली, ये साथियों शुद्ध रूप से बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? लूनी नदी, काली सिंध नदी, साहिबी नदी और सुकड़ी नदी। तो बांकली बांध किस नदी पर हो जाएगा? ये हो जाएगा साथियों अपने सुकड़ी नदी। और ये सुकड़ी नदी कहाँ पे पड़ेगी? ये जालोर जिले, यानी जालोर जिले में सुकड़ी नदी पर कौन सा बांध बना गया है? ये बांकली बांध, जो कि ये किसकी सहायक नदी है? ये मूल रूप से लूनी नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी? लूनी नदी की सहायक नदी है। कौन सी? सुकड़ी नदी। बांकली बांध कहाँ हो जाएगा? जालोर, सुकड़ी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित होता है? जो गणेश जी है उनका प्रसिद्ध मेला राजस्थान में कहाँ पर आयोजित होता है? जयपुर, रणथंभौर, कोटा, जोधपुर। तो कहाँ पे हो जाएगा? गणेश जी का नाम आते सीधा सट क्या आंसर आ जाना चाहिए? रणथंभौर में जो मेला लगता है गणेश जी का, वो विश्व प्रसिद्ध मेला है साथियों। और यहाँ पे जो गणेश जी, वो कौन से गणेश जी? त्रिनेत्र गणेश जी। और ये त्रिनेत्र गणेश जी कहाँ पे विराजमान है? सवाई माधोपुर में रणथंभौर गढ़ के अंदर है। ठीक है, रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी का कौन सा मेला? लक्की मेला लगता है साथियों, लक्की मेला। ये कब लगता है? ये लगता है गणेश चतुर्थी पर। गणेश चतुर्थी पर यहाँ पे मेला लगता है। और एक और सबसे बड़ी विशेषता है, यहाँ पर जो गणेश जी वो अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है साथियों, यानी गणेश जी के पूरे परिवार के साथ विराजमान है और लक्की मेला यहाँ पे लगता है। और इनके अलावा भी राजस्थान में गणेश जी के प्रसिद्ध मेले, जैसे मोती डूंगरी गणेश, जयपुर में भी मेला लगता है। ठीक है, मोती डूंगरी पे जो गणेश जी वहाँ पे भी गणेश जी का मेला लगता है। लेकिन राजस्थान का प्रसिद्ध मेला कहाँ पे हो जाएगा? रणथंभौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारह देवरा नामक शिव मंदिर स्थित है। ये जो बारह देवरा नामक जो शिव मंदिर है, ये कहाँ पे स्थित है? बेंगू, लाडनू, जहाजपुर, नौहर।
कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा जहाजपुर। जहाजपुर कहाँ पे पड़ता है, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में स्थित है कौन सा, भारत देवरा शिव मंदिर। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना साथियों, एक तो है भारत देवरा जो कहाँ पे जहाजपुर, और एक है कौन सा, बंड देवरा। कौन सा, एक है बंड देवरा। ये बंड देवरा कहाँ पे पड़ता है, बंड देवरा पड़ेगा बारां जिले में। कहाँ पे पड़ेगा, ये बारां जिले में। ठीक है, ये अलग चीज़ है। बारां जिले में कौन सा है, बंड देवरा, जो कि बंड देवरा को क्या कहते हैं, राजस्थान का मिनी खजुराहो, मिनी खजुराहो के नाम से कौन सा फेमस है, बंड देवरा बारां। और बारां देवरा कहाँ पड़ेगा, जहाजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य एवं मकबूल आलम किस राज्य प्रजा मंडल से संबंधित थे। कौन कौन, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम कौन से राज्य प्रजा मंडल से संबंधित हो जाएंगे, झालावाड़ राज्य प्रजामंडल, कोटा राज्य प्रजामंडल, सिरोही राज्य प्रजामंडल और अलवर राज्य प्रजामंडल। तो ये तीनों व्यक्ति कौन से राज्य प्रजामंडल से संबंधित है, ये हो जाएंगे अपने झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से। झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से इनकी स्थापना कब होती है, झालावाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है 25 नवंबर 1946 को इसकी स्थापना होती है, जो कि ये राजस्थान का सबसे अंतिम राज्य प्रजामंडल था साथियों। राजस्थान में बनने वाले प्रजामंडलों में से इसकी सबसे बाद में स्थापना होती है, तो ये अंतिम राज्य प्रजामंडल था। और इनके अध्यक्ष कौन थे, इसके जो मांगीलाल जो भव्य है ना, ये इनके इस प्रजामंडल के एक तो अध्यक्ष थे, साथ ही इनके संस्थापक भी यही थे साथियों, और ये इनके दोनों साथी थे। ठीक है, और कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, नैनो राम शर्मा। कोटा के कौन हो जाएंगे, नैनो राम शर्मा और अबिन हरी। 1939 में इनका गठन होता है। ठीक है, स्थापना होती है। और सिरोही राज्य प्रजामंडल ये हरिनारायण शर्मा थे 1938। कहाँ पे, 1938 नहीं 1939 में होती है इनकी भी। ठीक है, सिरोही और कोटा की दोनों की कब होती है, 1939। और सिरोही का एक क्वेश्चन पूछा गया, इसकी स्थापना कहाँ पे होती है, ये राज्य के बाहर होती है, जो कहाँ पे, बम्बई में किसकी होती है, सिरोही की। और अलवर राज्य प्रजामंडल, इसकी स्थापना कब होती है, अलवर की हरिनारायण शर्मा ने की थी, और सिरोही की गोकुलबाई भट्ट ने की थी। सिरोही की तो कौन हो जाएंगे, गोकुलबाई भट्ट, और अलवर के हरिनारायण शर्मा 1938 में। इनकी कब होती है, 1938 में होती है। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, डूंगरपुर वाला। ये डूंगरपुर वाला है ना, ये डूंगरपुर वाला का स्थापना वर्ष पूछा जाता है कब, 1944 और भोगीलाल पांड्या इनके संस्थापक थे। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, झालावाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना अंतिम रूप से किसने की थी, मांगीलाल भव्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांगड़ी बोली निम्न में से कौन सी बोलियों का मिश्रण है। कौन सी बोली आ गई, रांगड़ी बोली। ये कौन कौन सी बोलियों का मिश्रण है साथियों, मारवाड़ी मेवाड़ी, मालवी हाड़ौती, मारवाड़ी मालवी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। तो साथियों रांगड़ी बोली किसका मिश्रण हो जाएगी, ये मारवाड़ी और एक मालवी। मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण कौन सी बोली है साथियों, रांगड़ी। और रांगड़ी का बोले क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, ये रांगड़ी बोली कहाँ पे बोली जाती है, ये बोली जाती है कोटा। तो कोटा, झालावाड़, उदयपुर के दक्षिणी हिस्सों में बोली जाती है साथियों। कोटा, झालावाड़ और उदयपुर के दक्षिणी हिस्सों में रांगड़ी बोली का बोलचाल का क्षेत्र है साथियों। और ये मारवाड़ी प्लस मालवी का मिश्रण है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में चुंदी तीर्थ स्थित है, जैसलमेर, झालावाड़, कोटा, सिरोही। तो चुंदी तीर्थ कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना जैसलमेर जिले में। कहाँ पे हो जाएगा, जैसलमेर जिले में। ये चुंदी तीर्थ है ना, ये एक तरह से जो काक नदी है जैसलमेर में, कौन सी, काक नदी के बीचों बीच एक प्राचीन गणेश मंदिर है साथियों। ये गणेश मंदिर है, कौन सी नदी पे, काक नदी जैसलमेर में, इसके बीचों बीच गणेश मंदिर को क्या कहते हैं, चुंदी तीर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है साथियों। होली के अवसर पर भीलों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है साथियों, डांडिया, गैर, वालर या कौन सा, सरोई सिरोई। तो यहाँ पे कौन सा नृत्य हो जाएगा, भीलों द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा साथियों यहाँ पे गैर। कौन सा हो जाएगा, गैर नृत्य पुरुषों का है साथियों, पुरुषों का है। और ये कब किया जाता है, होली के अवसर पर। और किनका नृत्य, भीलों का। किसका नृत्य, भीलों का। भीलों के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं, एक तो है गेर, घूमरा, नेजा, हाथीमना, द्विचक्री, युद्ध नृत्य इत्यादि, ये भीलों के नृत्य साथियों। जिसमें से गेर जो नृत्य है ना, ये होली पर किया जाता है साथियों। और जो हाथीमना है, हाथीमना विवाह के अवसर पर किया जाता है साथियों। विवाह के अवसर पर किया जाने वाला कौन सा नृत्य है, ये हाथीमना। ठीक है, और गेर नृत्य होली पे। और ये जो वालर नृत्य है ना, वालर नृत्य किसका, ये ग्रासियों का नृत्य है साथियों। ग्रासियों का कौन सा हो जाएगा, वालर। और ये इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये स्त्री एवं पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। साथ में सबसे बड़ी विशेषता है वालर की कि इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता साथियों। वाद्य यंत्र यानी बिना वाद्य यंत्र के इसका प्रयोग किया जाता, नृत्य किया जाता है। ये इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, और स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, गेर नृत्य, जो कि भीलों के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातारी फूलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है साथियों। बातारी फूलवारी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है साथियों ये। और ये जो रचना है बातारी फूलवारी, ये भी बहुत ही फेमस है।
तो ये रचना किसकी हो जाएगी? विजयदान देता, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, शिवचंद भरतिया। तो विजयदान देता की कौन सी रचना हो जाएगी? बातारी फूलवारी। क्या हो जाएगी? बातारी फूलवारी। ये इनकी प्रसिद्ध राजस्थानी रचनाएं। और ये विजयदान देता है ना, ये भी प्रसिद्ध राजस्थानी साहित्यकार है साथियों। इनका नाम है बिज्जी। बिज्जी उपनाम से किनको जानते हैं? बिज्जी। बिज्जी उपनाम से विजयदान देता को, ठीक है। और ये बातारी जो फूलवारी है, बातारी जो फूलवारी, ये सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है साथियों। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये राजस्थानी लोक कथाओं का विशाल संग्रह है साथियों। क्या बातारी फूलवारी क्या है? राजस्थानी लोक कथाओं का विशाल संग्रह, यानी बहुत सारी इसमें लोक कथाओं का उल्लेख मिलता है साथियों। और इनकी और भी रचनाएं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है विजयदान देता की, जैसे एक तो होगी दुविधा। दुविधा ये कहानी है साथियों। दुविधा कहानी पर पहेली नामक एक फिल्म बनी थी साथियों। कौन सी? पहेली। किस पे? दुविधा पे। और अलेकू हिटलर, इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है साथियों, अलेकू हिटलर पर। चारणदास चौर्य, उजाले के मुसाहिब, ये इनकी प्रमुख रचनाएं साथियों। ये राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यकार है विजयदान देता, जिनको बिज्जी उपनाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो शिवचंद भरतिया है ना, ये शिवचंद भरतिया, ये भी राजस्थानी भाषा के प्रमुख लेखक के साथियों। और इसे आधुनिक राजस्थान के भारतेंदु हरिश्चंद्र कहलाते। भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन थे? हिंदी साहित्य के अंदर आधुनिकता का श्री गणेश करने वाले लेखक थे साथियों, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। तो इसीलिए इसे राजस्थानी आधुनिक राजस्थान के भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं, यानी आधुनिक राजस्थानी साहित्यकार है साथियों। ये कौन? शिवचंद्र भरतिया। और इनकी रचना है कि केसर विलास। केसर विलास, ये केसर विलास राजस्थानी आधुनिक राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है साथियों। केसर विलास क्या हो जाएगा? नाटक। और विश्रांत प्रवास इनकी राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी साथियों। आधुनिक राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी हो जाएगी? विश्रांत प्रवास। और केसर विलास नाटक हो जाएगा साथियों, ठीक है। इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है साथियों? इसको तो सभी को आता होगा। ये तो चंपाकली आभूषण सिर पर, नाक पर, गर्दन पर, कमर पर। तो किन पे पहना जाता है? गर्दन। यहाँ पे गर्दन दे रखा है। गर्दन का मीन्स मतलब गले, ठीक है ना। गले का आभूषण कौन सा हो जाएगा? चंपाकली। तो इस तरह के द्वारा धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? किस सन में जीवित समाधि ली थी साथियों? 1468 ईस्वी में, 1488 ईस्वी में, 1458 में, 1430 में। तो साथियों लगभग इसमें सारे के सारे आंसर मिस हैं। इसमें इनका आंसर नहीं है। लोक देवता बाबा रामदेव जी ने किस सन में समाधि ली थी? कौन से सन में ली थी? तो इन्होंने ली थी विक्रम संवत 1442 में, 1442। और सन बोले तो 1385 ईस्वी के आसपास इन्होंने भाद्र शुक्ल एकादशी को बाबा रामदेव जी कहाँ पे समाधि लेते हैं? रूणीचा पोखरण। रूणीचा कहाँ पड़ता है? पोखरण जैसलमेर में। मात्र कितने वर्ष की उम्र में? 33 वर्ष की उम्र में इन्होंने जीवित समाधि ली थी साथियों, ठीक है। और इनकी एक बहन थी, धर्म बहन डालीबाई, और इनकी प्रमुख शिष्या भी थी। उन्होंने भी इनके पीछे एक दिन पहले जीवित समाधि ली थी साथियों। किन्होंने? डालीबाई ने। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 1385 या विक्रम संवत 1442 के आसपास लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तीज की सवारी किस माह, यहाँ पे महीना पूछा है साथियों। तीज की सवारी कहाँ पे निकाली जाती है? कौन से महीने में निकाली जाती है? तो जयपुर में तो श्रावण शुक्ल तृतीया को निकाली जाती है। तो श्रावण मास में श्रावण शुक्ल तृतीया को कौन सी तीज की सवारी निकाली जाती है? छोटी तीज की। कौन सी? ये छोटी तीज है साथियों। जयपुर वाली चीज़ कौन सी है? छोटी। और बूंदी वाली कौन सी हो जाएगी? बड़ी। और बूंदी वाली का कब आयोजन होता है? बूंदी में तीज की सवारी कब निकाली जाती है? भाद्र कृष्ण तृतीया। भाद्र महीने यानी भाद्र कृष्ण तृतीया, ठीक है। और इनको अलग अलग नाम है। जैसे छोटी वाली को तो क्या बोलते हैं? श्रावणी तीज, जो श्रावण के महीने में आती है, यानी श्रावण यानी हरियाली, हरियाली यानी छोटी, ठीक है। और बूंदी वाली को बड़ी तीज, बूंदी वाली को बड़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, ये बूंदी वाली के नाम है साथियों। दोनों में से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए साथियों। और दोनों अलग अलग महीने, यानी पहले तो कौन सी आती है? छोटी। बाद में कौन सी आती है? बड़ी, ठीक है। श्रावण के बाद भादवा, भादवा के महीने में कौन सी आती है? बड़ी तीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? यहाँ पे मारवाड़ी की उपबोली नहीं है साथियों। मारवाड़ी की उपबोलियाँ कौन कौन सी है? बीकानेरी, जोधपुरी, थली और नागरचौल। तो साथियों यहाँ पे मारवाड़ी की बोली उपबोली नहीं है, यानी बोली की उपबोली नहीं है। कौन सी नहीं है? नागरचौल नहीं है साथियों। बाकी बीकानेरी, जोधपुरी, तली ये मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। नागरचौल किसकी हो जाएगी? नागरचौल ढूंढाड़ी की हो जाएगी साथियों। ढूंढाड़ी बोली की उपबोली हो जाएगी साथियों ये। कौन सी? नागरचौल। और नागरचौल कहाँ पे बोली जाती है मुख्य रूप से? ढूंढाड़ी की उपबोली है, तो जाहिर सी बात है, तो जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर के आसपास बोली जाने वाली बोली हो जाएगी नागरचौल, ठीक है। और इसकी मारवाड़ी की उपबोलियों में प्रमुख बोलियाँ कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो बीकानेरी, जोधपुरी, थली और मेवाड़ी, शेखावाटी, डटकी, गोडवाड़ी, नागौरी, देवड़ावाटी, खेराड़ी और बागड़ी। बहुत सारी बोलियाँ साथियों ये लेकिन नागरचौल किसकी हो जाएगी? ढूंढाड़ी की हो जाएगी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गोगामेड़ी स्थित है। गोगामेड़ी कहाँ पे स्थित है साथियों? चूरू में, हनुमानगढ़ जिले में, श्रीगंगानगर जिले में और झुंझुनू जिले में। तो गोगामेड़ी कहाँ पे हो जाएगी? हनुमानगढ़ जिले में। और गोगामेड़ी यानी गोगा जी का समाधि स्थल, इसको क्या कहते हैं? गोगामेड़ी, जो कहाँ पे? हनुमानगढ़। और इसको क्या बोलते हैं? दुर्मेड़ी। यानी यहाँ पे क्या था? यहाँ पे इनकी धड़ गिरी थी साथियों। यहाँ ये इनका मुख्य स्थल है जहाँ पे इनका विशाल मेला लगता है। कब? गोगा नवमी को। कब लगता है? गोगा नवमी को। और गोगा जी की ओल्डी कहाँ पे हो जाएगी? गोगा जी की ओल्डी हो जाएगी सांचौर जालौर में। ठीक है, सांचौर जालौर में। और गोगा जी से क्वेश्चन और पूछा जाता है, गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ पे? ददरेवा, चूरू जिले में। जन्म तो कहाँ होता है? ददरेवा, चूरू जिले में। ठीक है, जहाँ पे इनका शीश गिरा था, यानी शीर्ष मेड़ी यहाँ पे बनी हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा कहाँ पड़ेगा? आबू रोड, माउंट आबू, रणकपुर और ब्यावर। तो कहाँ पड़ेगा? दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये कहाँ पे पड़ जाएगा? ये पड़ जाएगा माउंट आबू सिरोही। कहाँ पे? माउंट आबू सिरोही। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ हो जाएगा? माउंट आबू सिरोही। यहाँ पे मुख्य रूप से 5 मंदिरों का क्या है? ये एक समूह है साथियों। क्या? दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है 5 मंदिरों का जो समूह है। और ये इनके यहाँ पे सफ़ेद संगमरमर की नक्काशी, सफ़ेद संगमरमर की नक्काशी तथा स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, ये विश्व प्रसिद्ध है। कौन सा? दिलवाड़ा की जैन मंदिर। और ये रणकपुर जो मंदिर है, रणकपुर के जो जैन मंदिर है, ये भगवान आदिनाथ यानी ऋषभ देव को समर्पित है। यहाँ पे 1444 स्तंभ है साथियों। ठीक है, कहाँ पे? रणकपुर। और माउंट आबू दिलवाड़ा के अंदर यहाँ पे यहाँ की नक्काशी और स्थापत्य कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हिंदी वाले क्वेश्चन आ गए साथियों। गुरु प्लस आदेश का संधि रूप होगा साथियों। गुरु प्लस आदेश का संधि रूप क्या हो जाएगा? गुरु आदेश, गुरुआदेश, गुरुवादेश और गर्वादेश। तो इसका संधि रूप क्या बन जाएगा? गुरु प्लस आदेश का शुद्ध शब्द क्या बन जाएगा? इसका शुद्ध शब्द बन जाएगा गुरुआदेश। कौन सा? गुरुआदेश, गुरु का आदेश। ठीक है, गुरुआदेश। यानी इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी साथियों। कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें हो जाएगी यण संधि। यण संधि हो जाएगी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवदीय शब्द का संधि विच्छेद होगा। कौन सा शब्द आ रहा है यहाँ पे? भवदीय। भवदीय शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध रूप से कौन सा होगा? इसका हो जाएगा भवत प्लस ये। कौन सा हो जाएगा? भवत प्लस ये। ऑप्शन नंबर ए यही सही है साथियों, बाकी गलत है। भवत प्लस ये से क्या बन जाएगा? भवदीय। क्या बन जाएगा? भवदीय। और भवदीय किसका? व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा साथियों। ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। भवत यानी क्या होता है? आप। ठीक है, आप सम्मान के लिए। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रत्यय शब्द बन जाएगा क्या? बहुतीय। बहुतीय का मतलब क्या हो जाएगा? आपका। यानी इसका प्रयोग ज़्यादातर कहाँ पे हो रहा है? आज्ञाकारी के अर्थ में होता है, विशेषकर जैसे पत्रों के अंत में लिखते हैं ना अपन, बहुतीय आपका आज्ञाकारी। ठीक है ना, तो इसका अर्थ वहाँ पे कहाँ मिला जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु समास का उदाहरण देखना है, कौन सा है? शतांश, दुश्रुति, दुधारी और दुर्बल। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? द्विगु समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा इनमें से? तो यहाँ पे दुर्बल, दुह प्लस बल, दुर्बल। दुर्बल विसर्ग संधि का उदाहरण है, जिसमें समास कौन सा हो जाएगा? समास होगा दुर्बल का क्या बन जाएगा? सामासिक विग्रह हो जाएगा। बल जो हीन है, बल जो हीन है यानी तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। बाकी ये शतांश, दुसती, दुधारी, ये किसके उदाहरण हो जाएंगे? ये किसके उदाहरण हो जाएंगे? ये हो जाएंगे द्विगु समास के उदाहरण। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इसके अंदर संख्यावाची शब्द आ रहे हैं। संख्या का पहला पद कौन सा है? संख्यावाची है, सत्य और दुधारी। ठीक है, तो यहाँ पे द्विगु समास के उदाहरण हो जाएगा। दुर्बल किसका हो जाएगा? तत्पुरुष समास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत पुत्र ही सूर्य पुत्र था। इस वाक्य में रेखांकित पदों में कौन कौन से समास का प्रयोग हुआ है? यानी जो रेखांकित पद है, एक तो सूतपुत्र और सूर्यपुत्र। वाक्य सूतपुत्र ही सूर्यपुत्र था। इसमें कौन से समास हो जाएंगे? तत्पुरुष बहुवीरी क्रमधारी, तत्पुरुष बहुवीरी और कर्मधारी, और दोनों में बहुवीरी। दोनों में बहुवीरी हो जाएगा साथियों। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे सूर्य का पुत्र यानी कर्ण, इसके अन्य अर्थ में संकेत है साथियों। यानी सूतपुत्र किसको कहते हैं? कर्ण को। और सूर्यपुत्र भी किसको कहते हैं? कर्ण को। तो यहाँ पे सूर्य का पुत्र कर्ण और अन्य अर्थ निकल रहा है ना इसका, कौन हो जाएगा? कर्ण। यहाँ अन्य अर्थ निकलने के कारण इनका दोनों का अन्य अर्थ क्या निकल रहा है? कर्ण। सूतपुत्र यानी सूतपुत्र और सूर्यपुत्र, दोनों का अर्थ क्या निकल रहा है? कर्ण। कर्ण तो इसमें से बहुवीरी समास का उदाहरण हो जाएंगे दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाखाओं पर दौड़ने वाला मृग वाक्यांश के लिए कौन सा सामासिक पद उपयुक्त है साथियों? तो शाखाओं पर दौड़ने वाला मृग वाक्यांश के लिए सामासिक पद कौन सा हो जाएगा? सिंह, शाका मृग, शाका वानर, शाका ज्ञानी। तो साथियों ये शाका वानर, शाका ज्ञानी और सिंह नहीं होगा, ये हो जाएगा शाका मृग। क्या हो जाएगा? शाका मृग। शाका मृग का मतलब बंदर, यानी शाखाओं पर दौड़ने वाला मृग। किसके लिए? बंदर। अन्य अर्थ में जाने के कारण किसका उदाहरण हो जाएगा? बहुवीरी समास का उदाहरण हो जाएगा साथियों। ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा? बहुवीरी समास का उदाहरण हो जाएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यांतर शब्द में प्रत्यय साथियों। मध्यांतर शब्द को कैसे तोड़ें? मध्य प्लस अंतर। तो यहाँ पे मूल शब्द क्या हो जाएगा? मध्य, और अंतर क्या हो जाएगा? प्रत्यय। शब्द बन जाएगा मध्यांतर। ये कौन सी संधि का उदाहरण हो जाएगा? दीर्घ संधि का। ठीक है, और इसमें प्रत्यय कौन सा आ गया? अंतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अंतर।
किसी कार्य के बीच में थोड़ा सा समय अंतराल, उसको क्या कहते हैं, मध्यांतर। जैसे स्कूल की छुट्टी होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, आप रेस्ट इंटरवल, तो वो मध्यांतर समय होता है साथियों, ठीक है, एक तरह से इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यक्ति वाचक संज्ञा का उदाहरण है। यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा है साथियों। कौन सी संज्ञा? संज्ञा कितनी होती है? 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? कामधेनु, स्त्री, नदी, पर्वत। तो पर्वत सभी पर्वतों के लिए, तो ये किसका हो जाएगा? जातिवाचक शब्द हो जाएगा। ये किसके लिए आ जाएगा? जाति, ठीक है। और नदी सभी नदियों के लिए प्रयुक्त होता है ना, तो ये किसका हो जाएगा? ये किसका हो जाएगा? ये भी जाति का हो जाएगा, ठीक है। और स्त्री सभी स्त्रियों के लिए, ठीक है ना, सभी स्त्रियों को लिए प्रयोग होता है ना, तो ये भी जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन ये कामधेनु है, ये कामधेनु किसका हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कामधेनु ये एक विशेष पौराणिक गाय का नाम है साथियों, विशेष पौराणिक गाय का, यानी ये एक निश्चित तथा विशिष्ट नाम है साथियों। तो ये इसका अर्थ हो गया जो सभी इच्छाओं को पूरी करती है, यानी कामधेनु, ठीक है। विशिष्ट अर्थ होने के कारण ये किसमें चला जाएगा? व्यक्तिवाचक में। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम को दर्शाने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, यानी विशेष हो गया ना, ये विशेष हो गया। लेकिन यहाँ पे स्त्री, नदी, पर्वत ये किसमें चले जाएंगे? जातिवाचक में, ठीक है। जाति मतलब सभी जातियों का बोध कराने वाला, और भाव यानी भाव का बोध कराने वाला, तो ये जातिवाचक हो जाएंगे, बाकी ये व्यक्तिवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्णतः भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? अब बतानी अपन को भाववाचक संज्ञा। पूर्णतः सारे के सारे शब्द किसके होने चाहिए? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होना चाहिए साथियों। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? लालित्य, भय, मिलाना और अपना। भलाई, मूर्खता, दिखावा, वीरता। पुरुष, हरियाली, मजदूर, महानता। मातृत्व, स्वास्थ्य, सब्जी, जयपुर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जयपुर तो क्या गया? विशेष आ गया ना, तो व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है। जयपुर व्यक्तिवाचक हो गया। और पुरुष इसमें पुरुष आ गया, ये किसका हो गया? ये जाति का हो गया, सभी पुरुषों के लिए प्रयुक्त हो सकता है, ठीक है। और अपना, ये सारो नाम शब्द हो गया साथियों, ये सारो नाम है, यानी इसका भाववाचक संज्ञा तो क्या होना चाहिए? अपनापन, ठीक है। अपनापन इसका भाववाचक संज्ञा बनती है। तो ये तीनों इसलिए गलत हो गए। लेकिन भलाई, मूर्खता, दिखावा, वीरता, ये सब के सब क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। भलाई, मूर्खता, दिखावा, वीरता, यानी ये भावों को दर्शा रहे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन पढ़ता तो प्रथम आ जाता, वाक्य में कौन से भूतकाल का है? यानी रोहन पढ़ता तो प्रथम आ जाता है, ये वाक्य कौन से भूतकाल का है? तो भूतकाल तो इसने खुद नहीं दे दिया। अब अपन उसको भूतकाल के भेदों में से कौन सा भेद इसमें आ रहा है? संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल। तो इसने तो भूतकाल का पूछा है ना, अरे ये भी भूतकाल का, लेकिन भूतकाल में कौन सा? तो ये तो हो नहीं सकता वर्तमान काल। और यहाँ पे रोहन पढ़ता तो प्रथम आ जाता, तो यहाँ पे यानी रोहन के प्रथम आने का कारण पढ़ना कार्य है साथियों। और कारण कार्य जहाँ पे दिखाई दे वहाँ पे कौन सा काल हो जाता है? हेतु मंद भूतकाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेतु मंद भूतकाल। रोहन पढ़ता तो प्रथम आ जाता, प्रथम तो तब आता ना जब रोहन पढ़ता। तो इसमें यानी वाक्य में कारण कार्य का संबंध है, ठीक है। तो ये हेतु मध्य भूतकाल का है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य हेतु मध्य भूतकाल का है? फिर ये उसी तरह का अपन को वाक्य ढूंढना है, कौन सा हो जाएगा हेतु यानी कारण कार्य वाला कौन सा ऑप्शन है? माताजी कहानी सुना रही थी, गिरीश चला गया, मदारी खेल दिखा रहा था, वह आता तो मैं भी जाता, तो आता यानी कारण कार्य हो रहा है, वह आता तब जाता ना। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? हेतु मध्य का ये क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा भूतकाल का। मदारी खेल दिखा रहा था है तो भूतकाल ही, लेकिन खेल दिखा रहा था अपूर्ण भूतकाल हो गया। गिरीश चला गया, ये इसमें ये पता चल रहा है कि चला तो गया, बाकी और पता नहीं चल रहा, ठीक है ना। तो ये सामान्य भूतकाल हो जाएगा। माताजी कहानी सुना रही थी, माताजी कहानी सुना रही थी यानी कंटिन्यू काम हो रहा है, यानी अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुचर का पर्यायवाची शब्द है। अनुचर शब्द है, इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है साथियों। यहाँ पे अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब अनुचर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? भृत्य, चाकर, सेवक, निर्जर। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? निर्जर मतलब तो क्या होता है? झरना, ठीक है। लेकिन भृत्य, चाकर, सेवक, ठीक है, ये किसके? अनुचर यानी एक तरह से नौकर। और इसके चाकर, सेवक, भृत्य, दास, एक तरह से दास, अनुयायी, साथी, परिचारक, नौकर, ये इसके पर्यायवाची शब्द है साथियों। निर्जर किसका हो जाएगा? निर्जर का मतलब तो झरना होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीणा पाणी का पर्यायवाची शब्द है। वीणा पाणी का पर्यायवाची रंभा, सरस्वती, लक्ष्मी और कमल। तो सरस्वती को क्या कहते हैं? वीणा पाणी, वीणा वादिनी, शारदा, श्वेतांबरी, भारती, ये किसके पर्यायवाची थे? ये होते हैं सरस्वती के। किसके होते हैं? सरस्वती के, ठीक है, जिसके हाथ में वीणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचन का पर्यायवाची शब्द है।
कंचन का पर्यायवाची शब्द है। हीरा, कनक, तांबा, चांदी। तो कनक यानी क्या होता है? सोना। और कंचन यानी भी क्या होता है? सोना। तो सोने के कौन कौन से होते हैं? कनक, स्वर्ण, कुंदन, हेम, हिरण्य, ये आदि किसके होते हैं? ये होते हैं अपने कंचन यानी सोने के पर्यायवाची शब्द है। और चांदी का क्या होता है? चांदी का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चांदी के होते हैं एक तो रजत, रजत, रूपा, ठीक है, रूपा, जात रूप। जात रूप भी किसका होता है? चंद्रहास, ये किसके होते हैं? चांदी के होते हैं, ठीक है। तो सोने का क्या हो जाएगा? कनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पतन का विलोम मार्तक शब्द है, यानी पतन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों? उत्थान, नुकसान, बेईमान, अपमान। तो पतन का मतलब क्या होता है? गिरावट। क्या हो जाएगा? गिरावट या गिरना, किसी का पतन हो रहा है यानी वो नीचे गिर रहा है। और उत्थान का मतलब किसी की उन्नति हो रही है, उस, ठीक है, उसका विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, ये इसका क्या हो जाएगा? पतन का हो जाएगा उत्थान। बिल्कुल विलोम शब्द है साथियों। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। योगी का विलोम शब्द है साथियों। कौन सा शब्द पूछा है अपने से यहाँ से? योगी। योगी का विलोम शब्द है योग्य, भ्रांत, भोगी और भक्ष। तो योगी का क्या हो जाएगा? भोगी। भोगी यानी सांसारिक सुखों को भोगने वाला, और योगी मतलब, योगी का मतलब योग या तपस्या में लीन रहने वाला, ठीक है। और भोगी सांसारिक सुखों को, योगी का उल्टा क्या हो जाएगा? भोगी। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाम लगाना मुहावरे का अर्थ है। साथियों दाम लगाना मुहावरे का सटीक आंसर क्या हो जाएगा? मूल्य आंकना, लागत मात्र देना, पूरी कीमत देना, मोल भाव करना। तो दाम लगाने का सटीक आंसर क्या हो जाएगा? मुहावरे के रूप में सटीक आंसर क्या होना चाहिए? दाम लगाने का अर्थ हो जाएगा मूल्य आंकना। क्या हो जाएगा? मूल्य आंकना, कीमत तय करना, ठीक है, किसी चीज़ की कीमत बताना, ये क्या हो जाएगा? दाम लगाना। मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। रीढ़ टूटना मुहावरे का अर्थ है साथियों। रीढ़, रीढ़ टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खड़ा न होना, दुर्दशाग्रस्त होना, निराश हो जाना, आधारहीन न रहना। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही राइट आंसर होना चाहिए, रीढ़ क्या होती है? आधार होती है, शरीर के आधार स्तंभ क्या है? रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ टूटना यानी आधारहीन न रहना, एक तरह से इसका आधारहीन हो जाना, ठीक है। जैसे मान लो किसी माता पिता के एक ही संतान है और उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी उनका सारा खत्म हो गया, एकमात्र सारा था वो भी खत्म हो गया, यानी आधारहीन रहा, यानी रीढ़ टूट चुकी है। रीढ़ टूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के पर निकलना मुहावरे का अर्थ है, यानी जो चींटी के पर निकलना, इसका सटीक आंसर क्या होना चाहिए? मृत्यु हो जाना, मौज करना, मरने के दिन निकट आना, कम शब्दों में अधिक अर्थ। तो ये नहीं हो सकता साथियों, शब्दों की यहाँ बात नहीं है। मरने के दिन निकट आना, इसका मतलब ऐसे है, मरने के दिन निकट आना यानी विनाश के करीब आ जाना, ठीक है। चींटी के पर निकल जाना, इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध जल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति। ये साथियों ये लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? अध जल गगरी छलकत जाए, अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन, अत्यधिक बोलना, संभाल कर ना चलना, अपनी छोटी सी बात की प्रशंसा करना। तो क्या हो जाएगा? अध जल गगरी छलकत, तो इसका हो जाएगा अल्पज्ञ, यानी कम ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक बोलता है साथियों, एक तरह से अधिक अपनी खुद कम ज्ञान रखता है और बात ज्ञान वाली करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन करना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे के हाथ बटेर लगना, लोकोक्ति का अर्थ है, यानी कोई अंधा है उसके हाथ बटेर लगना, लोकोक्ति का अर्थ है अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अंधेरे में कोई चीज़ मिल जाना, अपात्र को सफलता मिल जाना, शेरों में भारी लाभ होना। साथियों अंधे के हाथ बटेर लगना, यहाँ अंधे से मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब एक तरह से क्या हो जाएगा इसका? अपात्र को सफलता मिल जाना, यानी कोई बंदा है जो पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं रखता, लेकिन किसी भी प्रकार उसको गलती से एक अच्छी नौकरी मिल जाना, यानी अंधे के हाथ बटेर लग जाना, ये अपात्र को सफलता मिल जाना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, लोकोक्ति का अर्थ है साथियों। यहाँ पे लोकोक्ति का अर्थ बताना, घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। तो क्या हो जाएगा? घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, घर घर में मिट्टी के चूल्हे, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर का भेदी लंका डाय। साथियों यहाँ पे ये घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं मिलना, यानी घर के अंदर का जो व्यक्ति है वो बहुत ज्ञानी है, उसको घर के लोग क्या नहीं करते? ज़्यादा सम्मान नहीं देते। लेकिन अगर बाहर से उसी घर में कोई तुच्छ ज्ञानी भी आके कोई बात बोलेगा ना, तो उनकी बात सब मान लेंगे। यानी घर का तो जोगी जोगना और आन गांव का सिद्ध, यानी बाहर से आने वाला तो सिद्ध पुरुष है, ये है इसका मूल अर्थ। तो घर के ज्ञानी आदमी को तो सम्मान नहीं मिलता, लेकिन बाहर वालों को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकरंद, मकरंद तथा चतुर अर्थ प्रदान करने वाला शब्द युग में, शब्द है मकरंद और चतुर अर्थ प्रदान करने वाला शब्द युग में है साथियों। युग में वाले सवाल ये, प्रवाह, पराग, पराग प्रवाह, पराग पारंग, पारंग और पराग।
तो क्या हो जाएगा, पराग का मतलब क्या होता है, फूलों का रस, शहद। पराग का मतलब क्या होता है, फूलों का रस, और उसी को क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पराग मतलब मकरंद। क्या हो जाएगा, मकरंद, पराग। ठीक है। और पारंग का मतलब प्रवीण, होशियार, चालाक, बुद्धिमान, ये पारंगत, एक तरह से पारंग का मतलब पारंगत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। मकरंद यानी पराग, और चतुर का मतलब पारंगत, होशियार, चालाक। तो ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटुंबी तथा बादल अर्थ प्रदान करने वाला शब्द युग में है। एक तो शब्द है कुटुंबी और बादल, अर्थ प्रदान करने वाले शब्द युग में है पर्जन्य, प्रकोट, परिजन, पर्जन्य, प्रकोट, पर्जन्य, पर्जन्य और परिजन। तो कुटुंबी और बादल युग में अर्थ प्रदान करने वाला कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कुटुंबी का मतलब क्या होता है, कुटुंबी यानी परिजन। क्या हो जाएगा, परिजन। और बादल, बादल के पर्यायवाची क्या होते हैं, अम्बुद, पर्जन्य, पयोद, मेघ, घन, ये बादल के लिए है साथियों। यहाँ पे अगर बादल के पर्यायवाची शब्द याद है ना तो वही सही कर पाएगा। पर्जन्य का मतलब भी क्या होता है, बादल होता है, और पर्जन्य का मतलब बादल हो जाएगा, और परिजन का मतलब हो जाएगा कुटुंबी, रिश्तेदार, परिवार के लोग। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा तथा शिव का अर्थ प्रदान करने वाला शब्द युग में है। यहाँ पे चंद्रमा और शिव का अर्थ देने वाले कौन से शब्द है, स्वधर, शशधर, स्वधर, शशधारी, शशिधर और शशधर, शशधर और शशिधर। तो चंद्रमा का तो क्या हो जाएगा, चंद्रमा का हो जाएगा यहाँ पे चंद्रमा का कौन सा हो जाएगा, शशिधर और शशधर। शशधर यानी क्या हो जाएगा, चंद्रमा। क्या हो जाएगा, शशधर यानी चंद्रमा, ये शशधर यानी तो क्या हो जाएगा, चंद्रमा। और शशिधर यानी शशि को धरने वाला, यानी चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले कौन सा हो जाएगा, धर यानी धारण करने वाला, कौन हो जाएंगे, शिव। ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, शशधर। चंद्रमा के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, जैसे शशि, सोम, निशाकर भी चंद्रमा को कहते हैं, विदु, और मयंक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मयंक, राकापति, हिमांशु, सुधांशु, ये चंद्रमा के होते हैं। और शिव के क्या क्या होते हैं, शिव के शशिधर, शशि, शशि यानी चंद्रमा, चंद्रमा को धारण करने वाले कौन हो गए, शिव। चंद्रशेखर, जिनके शिखर पर क्या है, चंद्र। शंकर, नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, भोलेनाथ, जटाधर, जटा धारण करने वाले, गंगाधर, गंगा को जटाओं में धारण करने वाले कौन थे, गंगा को धारण करने वाले कौन थे, शिव। महेश, शंभु, ये किनके, शिव जी के। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपना, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यहाँ पे डी अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी वाले शब्द की दृष्टि से शुद्ध कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे वर्तनी वाला सवाल है साथियों। यहाँ पे अधिशासी शब्द पूछा है जो कि इस वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे शुद्ध रूप से अधिशासी कहाँ कैसे लिखते हैं, अधिशासी हो जाएगा अपना अधिशासी, ये वाला शुद्ध रूप है साथियों, बाकी गलत है। अधिशासी का अर्थ क्या होता है, शासन करने वाला या प्रधान कार्यकारी, अधिशासी। ठीक है। अधिशासी यानी अभियंता, अधिशासी अभियंता, एग्जाम्पल के तौर पे अधिशासी अभियंता एक तरह से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ठीक है। अधिशासी शासन करने वाला या प्रधान कार्यकारी अधिकारी, अधिशासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए, अतएव, 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 अतएव। तो शुद्ध कौन सा हो जाएगा, वर्तनी की दृष्टि से ये वाला शुद्ध है साथियों, अर्थ इसलिए। ठीक है ना, इसका अर्थ होता है इसलिए, क्या होता है, अतएव का अर्थ क्या होता है, इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय मैं मर गया, वाक्य कौन से प्रकार का है साथियों, यहाँ पे एक वाक्य है, हाय मैं मर गया, ये कौन से प्रकार का वाक्य है साथियों, इसका प्रकार बताना है, रीतिवाचक, इच्छावाचक, नकारात्मक, विस्मयादि बोधक। तो साथियों हाय विस्मयादि बोधक, मैं मर गया, तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह आ गया, तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, ये विस्मयादि बोधक, हाय मैं मर गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द है, पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक शब्द आर्टिकल, आर्टिकल है, इसके लिए पारिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा, सामान्यतया, मूल्यांकन, संविधान अनुच्छेद और नियुक्ति। तो आर्टिकल का मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, संविधान अनुच्छेद, क्या होना चाहिए, संविधान अनुच्छेद। और आर्टिकल का प्रयोग जैसे किसी लेख धारा के लिए भी किया जाता है। ठीक है ना, किसी लेख के लिए भी आर्टिकल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, संविधान अनुच्छेद। ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था साथियों आज का। और साथियों हमने यहाँ पे 100 टोटल कितने 100 महत्वपूर्ण संभावित क्वेश्चनों का शानदार सॉल्यूशन, फुल रूप से सॉल्यूशन देख लिया है साथियों। और आगे आने वाले एग्जाम विशेषकर एक तो रिट और एक हाई कोर्ट जो फोर्थ ग्रेड एग्जाम है, इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन छपने वाले साथियों, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन छपने वाले साथियों। और आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, साथ ही ये क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपनी राय लिखना, ताकि पता चले कि आपको क्लासें कितनी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है साथियों। और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी क्लासें साथियों रेगुलर आती रहेगी।
मिलते हैं साथियों फिर से एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।